चलिए सभी प्यारे बच्चों को सेंसर क्लासेज में स्वागत है रवि वर्मा के साथ। तो कहा गया है कभी तो आप लोग का बोर्ड का इम्तिहान बाकी है, अभी तो आप लोग का बोर्ड का इम्तिहान बाकी है, अभी आप सभी विद्यार्थियों का पहचान बाकी है, अभी आप सभी का जीवन का असली उड़ान बाकी है, अभी आप सभी के जीवन का असली उड़ान बाकी है, अभी तो नापी है जमीन मुट्ठी भर आपने, अभी नापना पूरा आसमान बाकी है। देखिए फिजिक्स में आप लोग को शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में चल रहा था ऑब्जेक्टिव सीरीज। ऑब्जेक्टिव सीरीज में पिछले लेसन में हम लोग सीखे इलेक्ट्रोस्टैट से रिलेटेड, जिसमें हम लोग इलेक्ट्रो पोटेंशियल और फील्ड विद्युतीय विभव और क्षेत्र से रिलेटेड क्वेश्चन कर लिए। दूसरे टॉपिक में हम लोग किए थे गॉस थ्योरम, गॉस प्रमेय को, और तीसरे टॉपिक लेकर चले थे हम लोग संधारित्र और धारिता को। आज चलते चलते आज हम लोग सीखेंगे इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा और अल्टरनेटिंग करंट प्रत्यावर्ती धारा को। लेकिन उससे पहले कुछ नियम भी है जिससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको आ सकता है। पूरे फिजिक्स को निचोड़ देते हैं हम लोग, तो 13-14 की संख्या में नियम आते हैं। आइए एक झलक उस नियम का गणितीय रूप में डाल लिया जाए। पहला क्वेश्चन आपका है स्थिर वैद्युत के लिए। क्वेश्चन पूछ दे सकता है आपको स्थिर वैद्युत के लिए कूलॉम का नियम क्या होता है। स्थिर वैद्युत के लिए कूलॉम का नियम का गणितीय रूप क्या होता है, तो याद रखेंगे F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुने Q1 गुने Q2 बटा R² आ जाएगा। F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुने Q1 गुने Q2 बटा R²। ये आपका आ गया। जहां याद रखना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो है वो कांस्टेंट बन जाती है। उसी प्रकार दूसरा नियम है आपका चुंबकत्व के लिए कूलॉम का नियम क्या होता है। दूसरा में याद रखना है चुंबकत्व के लिए कूलॉम का नियम, ये याद रखना है F बराबर μ0/4 पाई गुने M1 गुने M2 बट्टा R²। अब याद रखना है M1 M2 क्या है, तो ये कहलाता है ध्रुवीय तीव्रता। जैसे ये चुंबक लेते हैं तो चुंबक में नॉर्थ और साउथ पोल मिलते हैं, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव। तो ये उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव का जो ध्रुवीय तीव्रता होता है इसी को M1 M2 से लेकर डिनोट किया गया है। तीसरा नंबर आपका आता है गॉस प्रमेय। गॉस प्रमेय का गणितीय रूप क्या होता है, तो याद रखेंगे फाई बराबर Q बटा एप्सिलॉन नॉट। क्वेश्चन पूछ सकता है कि गॉस प्रमेय में फ्लक्स आवेश का कितना गुना होता है, तो याद रखेंगे गॉस प्रमेय में जो फ्लक्स है आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना हो जाता है। चौथा क्वेश्चन आपका आता है ओम के नियम का गणितीय रूप क्या होता है। ओम के नियम का गणितीय रूप क्या होता है, याद रखेंगे V बराबर IR। क्या हो जाएगा, V बराबर IR। ये आपका ओम के नियम का गणितीय रूप मिल जाएगा। आगे आता है किरचॉफ का नियम। तो आप सभी बच्चों को ज्ञात होगा कि किरचॉफ महोदय ने 2 नियम दिए थे। एक खुले परिपथ का नियम कहलाता है, दूसरा बंद परिपथ का नियम कहलाता है। खुले परिपथ के नियम को ज्वाइंट लॉ संधि नियम भी कहते हैं, जिसमें पढ़े होंगे आने वाली धारा और जाने वाली धारा आपस में बराबर होती है, अर्थात आने वाली धारा और जाने वाली धारा का जो बीजगणितीय योग है वो 0 होता है, अतः सिग्मा I बराबर 0 पढ़े होंगे। इसी में क्वेश्चन आता है कि किरचॉफ का प्रथम नियम किस पर आधारित होता है, तो याद रखेंगे जो किरचॉफ का प्रथम नियम है वो आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है। आते हैं इसी में किरचॉफ का द्वितीय नियम, जिसे हम लोग मेश लॉ, लूप लॉ या क्लोज सर्किट लॉ या बंद परिपथ के नियम या वोल्टेज लॉ भी इसे जाना जाता है। देखिए किरचॉफ के द्वितीय नियम को कई नाम से लूप लॉ, मेश लॉ, बंद परिपथ नियम या वोल्टेज का नियम भी हम लोग जानते हैं। इसमें क्या मिला है कि धारा और प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग जो है वो विद्युत वाहक बल के बराबर होता है, अतः सिग्मा IR बराबर E मिलता है। क्या मिल जाता है, सिग्मा IR बराबर E। अब इसमें से प्रश्न आ जाता है आपका कि किरचॉफ का द्वितीय नियम किसके संरक्षण पर आधारित होता है।
किरचॉफ का द्वितीय नियम किसके संरक्षण पर आधारित होता है? तो याद रखेंगे यह ऊर्जा संरक्षण पे आधारित होता है। ऊर्जा के संरक्षण पर आपको दो नियम मिलेंगे, एक किरचॉफ का द्वितीय नियम और दूसरा मिलेगा लेंज का नियम। याद रखेंगे लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण पे आधारित है और दूसरा आपका आ रहा है किरचॉफ का द्वितीय नियम। किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण पे आधारित है। तो हम लोग सीखे 5 क्वेश्चन। अब आते हैं अगला है जूल का ऊष्मीय नियम। जूल का ऊष्मीय नियम में सीखे होंगे कि जब किसी परिपथ से धारा प्रवाहित किया जाता है तो जो परिपथ है वो गर्म होने लगता है और उसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है और उसमें उत्पन्न ऊष्मा का जो मान है वो क्या कहता है? धारा के वर्ग और प्रतिरोध और समय के गुणनफल के समानुपाती। अतः H बराबर I स्क्वायर RT के रूप में मिलता है। क्वेश्चन पूछ दिया जूल का ऊष्मीय नियम का गणितीय रूप है तो H बराबर I स्क्वायर RT। अब कई बार इसी ऑप्शन को चेंज कर देगा डेरिवेशन के कि जूल का ऊष्मीय नियम है वहां पर दे देगा I बराबर या H बराबर इसी में मिलता है। इसी को अगर हम सोल्व कर ले, इस पार्ट को सीखेंगे थोड़ी सी कि क्या मिल रहा है जूल का ऊष्मीय नियम में। H बराबर जो I स्क्वायर RT मिल गया, इसी टर्म को ध्यान दीजिए। ये डेरिवेशन को आपको तोड़ मड़ोड़ के दम रख देना है। देखिए प्रश्न आपका है जूल का ऊष्मीय नियम में H बराबर I स्क्वायर RT, तो I स्क्वायर को I गुने I R गुने T भी लिख सकते हैं। तो H बराबर I और IR को भी बोलेंगे T, तो यहाँ से VIT भी बन रहा है। तो H बराबर VIT भी हो गया और A जो है V गुने I विभव गुने धारा, ये शक्ति का फॉर्मूला होता है तो ये पावर हो गया। तो P गुने का T भी हो जा रहा है। H बराबर P गुने T, H बराबर VIT, H बराबर I स्क्वायर RT। तो यही रिलेशन को कन्वर्ट करके बदल कर ऑब्जेक्टिव में प्रश्न डाले जाते हैं। तो आप कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, आपकी सारी टेंशन जो है फिजिक्स को वो दूर हो जाएगी। आगे देखिए क्वेश्चन पूछ सकता है 7वां नंबर यहाँ पर आपका आ रहा है बायो-सेवर्ट का नियम। बायो-सेवर्ट का नियम जो है वो धारावाही चालक के लिए लागू होता है। इसमें क्या आता है कि इंटीग्रल, ये धारावाही चालक के कारण किसी बिंदु पर हम लोग चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करते हैं। तो जो चुंबकीय क्षेत्र का मान है वो म्यू नॉट बट्टा 4 पाई IDX साइन थीटा बट्टा R स्क्वायर के रूप में प्राप्त होती है। तो 7 क्वेश्चन हम लोग का हो गया कंप्लीट। 8वां क्वेश्चन देखिए, 8वां आपका विद्युत चुंबकीय प्रेरण के लिए फैराडे ने का नियम। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के लिए किसका नियम? फैराडे का नियम। तो फैराडे महोदय ने भी विद्युत चुंबकीय प्रेरण के लिए नियम दिए थे। ये बतलाए थे कि जब किसी चुंबक और कुंडली के बीच में आपेक्षिक गति होती है, जब किसी चुंबक और कुंडली के बीच में आपेक्षिक गति होती है तो इससे विद्युत धारा उत्पन्न होता है, जिसे हम लोग विद्युत चुंबकीय के लिए प्रेरण के लिए नियम कहते हैं। और इसी में उन्होंने बतलाए थे कि जब किसी चुंबक और कुंडली के बीच में, जब किसी चुंबक और कुंडली के बीच में अपेक्षिक गति हो रहा है तो इसमें फ्लक्स में जो परिवर्तन हो रहा है और विद्युत वाहक बल जो उत्पन्न होता है वो फ्लक्स में परिवर्तन के दर के क्या हो जाता है? बराबर होता है। यही था विद्युत चुंबकीय प्रेरण के लिए फैराडे का नियम। तो याद रखना विद्युत चुंबकीय प्रेरण के लिए फैराडे का नियम क्या हो गया? E बराबर d∅ बट्टा dt। और यदि फेरों की संख्या ज्यादा हो, n फेरों की संख्या हो, तो E बराबर माइनस n d∅ बट्टा dt के रूप में भी हम लोग पढ़ते हैं। आगे आता है हमारा 9वां नंबर एम्पियर का परिपथ नियम। एम्पियर ने इस स्क्रू लॉ को लागू करके बतलाया था किसी बंद परिपथ में जो है धारा का जो कह रहा है बंद परिपथ में चुंबकीय क्षेत्र के रैखिक समाकलन का जो मान है वो धारा और चुंबकशीलता नियतांक के गुणनफल के बराबर होता। तो याद रखेंगे
क्लोज इंटीग्रल BDL बराबर म्यू नॉट गुने आई, क्लोज इंटीग्रल BDL बराबर क्या मिल जा रहा है, म्यू नॉट गुने आई। ये क्या कहलाता है, ये एम्पियर का नियम कहलाता है। आगे आपका है 10वां नंबर क्वेश्चन आपका आता है कि ओम के नियम में क्या नियत रहता है, ओम के नियम में क्या नियत रहता है। तो पढ़े होंगे नियत ताप पर, तो जो ताप है वो कांस्टेंट होती है। आगे आपका है 11 नंबर, मॉलस या मॉलू का नियम का गणितीय रूप होता है, मॉलू या मॉलस का नियम का गणितीय रूप होता है। तो I बराबर आई नोट इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, या वहां पर फाई दे सकता है, याद रखेंगे I बराबर आई नोट इंटू कॉस स्क्वायर फाई भी दे सकता है। रदरफोर्ड का सॉडी नियम, रदरफोर्ड ने रेडियो से करिए पदार्थ में विखंडन के लिए बतलाए थे कि dN बट्टा dt बराबर क्या होता है, N होता है। आगे याद रखिएगा परमाणु का व्यास, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। परमाणु का व्यास कितना होता है, परमाणु का जो व्यास है वो 10 के पावर माइनस 10 मीटर होता है। परमाणु का व्यास कितना होता है, 10 के पावर माइनस नहीं सॉरी यहाँ पर गलत हो गया। परमाणु का जो त्रिज्या है, परमाणु का त्रिज्या वो कितना मिलेगा, 10 के पावर माइनस 10 मीटर। और परमाणु का जो व्यास होगा वो 10 के पावर माइनस 15 मीटर होगा। याद रखिएगा परमाणु का त्रिज्या कितना हो जाएगा, या आकार दे दे आपको तो याद रखिएगा 10 के पावर माइनस 10, व्यास कितना 10 के पावर माइनस 15। अगला याद रखेंगे आवेश का सूत्र क्या होता है, तो Q बराबर IT या Q बराबर NE। विभव का सूत्र क्या होता है, विभव है निम्न में कौन सही है, V बराबर W बट्टा Q, तो W बराबर क्या हो जाएगा V गुने Q। विद्युतीय क्षेत्र में E बराबर F बट्टा Q, तो F बराबर क्या हो जाएगा E गुने Q। चुंबकीय क्षेत्र B बराबर F बट्टा में M, तो M क्या होता है ध्रुवीय तीव्रता, M बराबर क्या सूत्र होता है I गुने L। आगे आता है विद्युत फ्लक्स में फाई बराबर रेडियस कॉस थीटा, चुंबकीय फ्लक्स में BDS कॉस थीटा। धारिता में क्या मिलता है, C बराबर Q बट्टा में V। प्लेट में आपको मिला होगा धारा घनत्व J बराबर I बट्टा में A। रैखिक आवेश घनत्व सिग्मा बराबर Q बट्टा में A, लैम्डा बराबर मिला होगा आपको Q बट्टा में L। पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा बराबर Q बट्टा में A। आयतन आवेश घनत्व बराबर Q बट्टा में V। ये था आपका पीछे का रिवीजन। अब हम लोग देखते हैं मुख्य टॉपिक आज का, इलेक्ट्रिक करंट। अब इसमें आप लोग पढ़े होंगे कि किसी भी वस्तु को प्रवाह को धारा कहते हैं। कोई भी पदार्थ जो है बहने की प्रवृत्ति रखता है वो धारा कहलाता है। तो विद्युत धारा पूछता है तो इलेक्ट्रॉनों की बहने की प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। इसी को डिफाइन करना तो लिख देंगे किसी परपथ में इलेक्ट्रॉनों की सतत प्रवाह को या इलेक्ट्रॉनों की बहने की दर को विद्युत धारा कहते हैं, जिसे I द्वारा सूचित किया जाता है। I द्वारा सूचित किया जाता है, I बराबर मिलता है Q बटा में T। ये कब होता है, जब समान आवेश पर जाता है तब। समान आवेश के लिए धारा का मान होता है, याद रखेंगे I बराबर Q बटा में T। असमान आवेश के लिए धारा का मान होता है I बराबर dQ बट्टा dt। असमान आवेश के लिए धारा का मान क्या हो जाता है, I बराबर dQ बट्टा dt। आप लोग को जो भी क्वेश्चन में समस्या हो और जिस क्वेश्चन में लग रहा है, जिस टॉपिक में परेशानी लगती है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बतलाएं। अब देखेंगे आगे, अब धारा देखनी है I बराबर, इसी धारा में मिला था ओम का नियम। क्या मिला था, ओम का नियम कि धारा के बहने में जो बाधा उत्पन्न करता है कि हिंड्रेंस ऑफ अ करंट कैरिंग कंडक्टर दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। किसी चालक में धारा के प्रवाह में जो बाधा उत्पन्न होता है उसे हम लोग प्रतिरोध कहते हैं। किसी चालक में
धारा के प्रवाह में जो बाधा उत्पन्न होती है उसे क्या कहते हैं, उसे प्रतिरोध कहते हैं। और इसी प्रतिरोध में मिला होगा आप लोग को, ठीक है, क्या मिल गया कि चालक से धारा के प्रवाह में जो बाधा उत्पन्न कर रहा है इसी को हम लोग रेजिस्टेंस दिए थे, वो इस प्रकार का मिल गया। अब रेजिस्टेंस में मिलता है R बराबर रो इंटू एल बट्टा ए भी होता है। अब रेजिस्टेंस जो है इस प्रकार का, इसमें समूहन मिलता है प्रतिरोध। रेजिस्टेंस को क्या कहते हैं, प्रतिरोध। ये इसका आ गया सिंबल, चिन्ह हो गया। अब प्रतिरोध का समूहन जो होगा, समूहन ये भी दो प्रकार का मिला होगा। ए मिला होगा श्रेणी क्रम समूहन, दूसरा मिला होगा समांतर क्रम समूहन। श्रेणी क्रम समूहन में पढ़े होंगे आप लोग कि जब एक प्रतिरोध का अंतिम सिरा, दूसरे प्रतिरोध का पहला सिरा, फिर तीसरे प्रतिरोध का पहला सिरा, दूसरे प्रतिरोध का अंतिम सिरा एक साथ जुड़ा हो तो इस कॉम्बिनेशन को, इस संयोजन को क्या कहते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। इसमें मिला प्रतिरोध के श्रेणी क्रम समूहन में समतुल्य प्रतिरोध का व्यंजक क्या होता है, तो R बराबर R1 प्लस R2 प्लस में R3। समांतर में जो है भिन्न भिन्न प्रतिरोध का पहला सिरा एक तरफ और अंतिम सिरा एक तरफ जुड़ा होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, समांतर क्रम समूहन कहते हैं। और इसमें मिला 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 बट्टा में 1/में R3। अब कहता है कि ये जो रो था R बराबर रो इंटू एल, रो क्या था, यही था स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जिसे हम लोग विशिष्ट प्रतिरोध के नाम से जानते हैं। एल क्या था, उस प्रतिरोध का लंबाई था। ये क्या था, उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल था, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अब यहां से ही क्वेश्चन आ जाता है, किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो याद रखिएगा कि किसी चालक का जो प्रतिरोध है वो लंबाई पर निर्भर करता है। किस पर, लंबाई पर। अब कहता है कि उसके क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है। लंबाई पर क्या होता है, अब देखेंगे R बराबर रो इंटू एल बट्टा ए है और एल वाला पार्ट लंबाई ऊपर है तो लंबाई ऊपर है, अर्थात लंबाई बढ़ेगा तो प्रतिरोध का मान बढ़ जाएगा, लंबाई घटेगा प्रतिरोध का मान घट जाएगा। क्षेत्रफल को बढ़ा दिया जाए प्रतिरोध का मान घट जाएगा, क्षेत्रफल को घटा दिया जाए प्रतिरोध का मान बढ़ जाएगा। अब एकरा में याद रखिएगा कि लंबाई को दुगना कर दिया जाता है, लंबाई को 3 गुना कर दिया जाता है, लंबाई को n गुना कर दिया जाता है तो नया प्रतिरोध कितना होगा, लंबाई को 2 गुना कर दिया जाता है तो प्रतिरोध जो है वो दुगना ही होगा। यदि लंबाई को 3 गुना कर दिया जाता है तो नया प्रतिरोध 3 गुना ही होगा। लेकिन अगर खींचकर कर दिया जाए, इसमें कह रहा है कि लंबाई को जैसे मान लिया जाए, यहाँ पर समझ लीजिएगा इस टर्म को कि सिर्फ लंबाई को दुगना किया है, क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव नहीं है। जैसे यहाँ से निकालते हैं कि किसी रेजिस्टेंस के लिए लंबाई 10 लेते हैं, क्षेत्रफल 1 कर लिए तो जो है प्रतिरोध अभी कितना मिलेगा, वो 10 मिलेगा। अगर रो का वैल्यू 1 कर लेते हैं तो अब कहता है कि लंबाई को बढ़ा दिए तो लंबाई को हम 10 से कर देते हैं 20, दुगना कर दिए तो कितना हो गया, क्षेत्रफल 1 ही है तो ये हो गया 20, तो इसका कितना गुना है, 2 गुना। तो याद रखेंगे प्रतिरोध 2 गुना ही होगा। लेकिन लग जा रहा है, ध्यान देंगे, यदि प्रतिरोध की लंबाई को खींचकर दुगना कर दिया जाए, खींचकर, खिंचाव मिल जाए, अगर खिंचाव नहीं है तो जितना गुना उतना गुना अंसर में, जितना लंबाई गुना उतने गुना प्रतिरोध अंसर में। इस बात को गांठ बांध लीजिए। दूसरी पॉइंट कहा, यदि प्रतिरोध को खींच के लंबा कर रहा है, ध्यान देंगे, यदि इस प्रतिरोध को खींचकर लंबा करेंगे तो इसकी जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है वो घट जाएगा। यदि इसकी लंबाई दुगना करेंगे तो क्षेत्रफल आधा हो जाएगा। तो जो प्रतिरोध है वो कितना गुना, तो याद रखिएगा, यदि खींचकर, यहाँ पर पॉइंट मिला,
कि बिना खींचे याद रखेंगे, लंबाई दुगना करने पर या लंबाई n गुना करने पर प्रतिरोध या नया प्रतिरोध n गुना हो जाता है। इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन देखते के साथ बनेगा। कने क्वेश्चन दिया प्रतिरोध वाला खींचे वाला है कि बिना खींचे वाला है। अब इसमें याद रखना है, क्या याद रखना है, बिना खींचे लंबाई को n गुना करने पर नया प्रतिरोध कितना हो जाएगा, n गुना हो जाएगा। यदि कह दे खींचकर, क्या कह देता है, खींचकर, तो खींचकर याद रखिएगा आप कि नया प्रतिरोध जो होगा वो खिंचाव का स्क्वायर हो जाएगा। यदि प्रतिरोध की लंबाई को खींच दिया जाए तो नया प्रतिरोध क्या हो जाएगा, खिंचाव का स्क्वायर गुना होगा। ये बात को गांठ बांध लीजिएगा। क्या मिल गया कि यदि प्रतिरोध की लंबाई को खींचकर n गुना कर दिया जाए तो नया प्रतिरोध होगा। तो कितना होगा नया प्रतिरोध, तो याद रखिएगा रेजिस्टेंस न्यू जो होगा वो खिंचाव का स्क्वायर होगा। यदि खींच के 2 गुना करता है तो 2 के स्क्वायर अर्थात नया प्रतिरोध 4 गुना। अगर खींच के 3 गुना कैले है तो 3 के स्क्वायर बराबर 9 गुना हो जाएगा। तब यहाँ से क्वेश्चन आपको चुटकी में सोल्व हो जाएगा। कैसे, यदि किसी प्रतिरोध का मान जो है 10 ओम है, इसको खींचकर 3 गुना कर दिए तो नया प्रतिरोध कितना गुना, तो 3 का स्क्वायर 9 गुना। नए प्रतिरोध का मान क्या होगा, तो 9 तो गुना हुआ, पुरानका का मान कितना है 10 ओम, नयका के 9 गुना तो 10 का 9 गुना 90 ओम। आंसर हो गया। कोई पेन चलाने की आवश्यकता नहीं है, दिमाग चलाइए। दिमाग का बत्ती आपको अगर जल गया क्वेश्चन देखते ही सोल्व हो जाएगा। आगे देखिए, यदि प्रतिरोध श्रेणी में और समांतर में रहता है, इस पे तो कैसे बनाएंगे। इस प्रतिरोध पे गांठ बांध लीजिए। 2 क्वेश्चन तो आपको पक्का मिलेगा ही मिलेगा। इस प्रतिरोध पे 2 क्वेश्चन पक्का मिलेगा तो मिलेगा, इस गारंटी है आपका। आगे देखिए, श्रेणी क्रम में यदि आपको n प्रतिरोध जो है दे दिया जाए, वैल्यू समान रहे, कह दिया जाए कि 4 ओम के 50 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ दिए गए तो समतुल्य प्रतिरोध का धारिता क्या होगा। तो इस समय अब याद रखना है कि यदि समान मान के n प्रतिरोध ऑप्शन ए में आता है कि श्रेणी में जोड़ दे तब क्या होगा, बी आता है समांतर में जोड़ दे तब क्या होता है। तब पूछेगा क्या, श्रेणी में तो पूछेगा समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। याद रखेंगे R जो इक्विवेलेंस मिलेगा वो N इंटू R कर लीजिएगा, और इसमें समांतर में जोड़ता है तो न्यू रेजिस्टेंस जो है इक्विवेलेंस कर लीजिएगा, R बटा में N कर लीजिएगा। यहाँ भी देखते के साथ क्वेश्चन सोल्व होगा। यदि कहा 10 ओम के 50 संधारित्र किस क्रम में, श्रेणी क्रम में। देखिए 10 ओम एक रेजिस्टेंस का मान हो गया, कितने संधारित्र हैं 50। अब R1 R2 R3 R4 R5 करते करते तो भोर हो जाएगा भैया मेरे। तब क्या करोगे, तो अब 50 है, R का मान 10 ओम, N का मान 50, इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस पूछा N गुने R, N का वैल्यू 50, R का वैल्यू 10, 50 है यहाँ 500 ओम। आंसर हो गया। यदि इसी कहता कि यदि 10 ओम के 50 संधारित्र समांतर में जुड़े हैं तो R बटा में N, तो R निकालना है तो R का मान कितना है 10 बटा में 50, 10 पचे 50, 1 बटा में 5 ओम। आंसर हो गया। अब आपका आता है प्रतिरोध पे, अगला आपका आता है बर्न कोड। क्या आता है, बर्न कोड। बर्न कोड से भी क्वेश्चन आपको 1-2 डाल सकता है। तो बर्न कोड का भी बहुत ही मजेदार ट्रिक है।
अब देखेंगे प्रतिरोध का बर्न कोड, कलर कोड ऑफ रेजिस्टेंस, इसको कैसे फाइंड करते हैं हम लोग। कलर कोड ऑफ रेजिस्टेंस, प्रतिरोध का बर्न कोड, तो पढ़े होंगे कि प्रतिरोध में 4 रंग की धारियां होती है, 4 रंगों की पट्टियां होती है। प्रतिरोध में 4 रंगों की पट्टियां होती है। पहली पट्टी दूसरी पट्टी मिलके क्या बनाता है, सार्थक अंक बनाता है। तीसरी पट्टी गुणांक के रूप में होता है तथा चौथी पट्टी जो होती है उस प्रतिरोध की सहनशीलता को बतलाता है। तो अब याद रखना है कि कलर कोड के लिए आपको ये रेजिस्टेंस जो मिलेगा इस पे 4 गो कलर बैंड होंगे और ये जो 3 कलर बैंड है वो सटे सटे होंगे। चौथी कलर बैंड जो है वो तीनों कलर बैंड से कुछ दूरी पर स्थिर होगे। अब इसमें कलर बैंड में ये फर्स्ट कलर बैंड हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया और ये फोर्थ हो गया। इसमें अगर वैल्यू निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, तो याद रखिएगा ए बी को मिलाकर सार्थक अंक, सी को गुणांक के रूप में और डी को टॉलरेंस सहन शक्ति के रूप में रखते हैं। ए बी को मिला के सार्थक अंक, सी को गुणांक, डी को टॉलरेंस। अब इसमें याद कैसे करेंगे, ए वाले में कलर दे देगा कि जैसे प्रतिरोध दे दिया, यहाँ पर पहला रंग लाल है, दूसरा रंग हरा है, तीसरा रंग काला है, चौथा रंग सिल्वर है। तो इसे कैसे याद रखें, तो मजेदार ट्रिक है बंधु भाई, सीखिए क्या है। तो याद रखिएगा आप एक सेंटेंस, बीबी राय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन having very good wife। बीबी राय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैविंग वेरी गुड वाइफ। याद नहीं होता है तो याद रखिएगा बीबी रोए जब तो भाग रे। क्लियर है, तो ये याद रखिएगा। अब यहां से देखिए मजेदार बात क्या है, बीबी राय क्या है, ग्रेट क्या हो रहा है, ब्रिटेन क्या बना रहा है, वेरी क्या बना रहा है, गुड क्या बना रहा है, वाइफ क्या बना रहा है, इस टर्म को सीखेंगे। तो देखिए बीबी राय लिख दिया आपने, क्या लिखे, इस टर्म को थोड़ी सी ऊपर से ले चलते हैं। तो आप सभी को याद हो गया होगा, 2 बार रिपीट कर लीजिए, बीबी राय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैविंग वेरी गुड वाइफ। सेंटेंस को रिपीट कर लीजिए, बीबी राय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैविंग वेरी गुड वाइफ। बीबी राय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैविंग वेरी गुड वाइफ, याद हो गया होगा। बीबी राय ग्रेट ब्रिटेन हैविंग वेरी गुड वाइफ, कह रहा है कि ग्रेट ब्रिटेन का जो बीबी राय है उनकी पत्नी बहुत अच्छी है। इसी सेंटेंस को याद रखना है, कलर कोड आपको चुटकी में हल हो जाएगा। देखिए क्या रहा है, बीबी रॉय ROY ग्रेट ब्रिटेन हैविंग, साइलेंट हो गया, वेरी रहेगा, गुड रहेगा, वाइफ रहेगा। बी से बना दीजिए ब्लैक, बी से बना दीजिए ब्राउन, R से बना लो रेड, O से बना लो ऑरेंज, Y से बना लो येलो, G से बना लो भाई ग्रीन, B से बना लीजिए ब्लू, V से वायलेट, G से आपको हो जाएगा क्या बना लिए ग्रे, और W से हो जाएगा व्हाइट। अब क्या होता है, ब्लैक का मतलब होता है काला, ब्राउन का मतलब भूरा, रेड मिस हो गया लाल, ऑरेंज मिस हो गया नारंगी, येलो मिस पीला, ग्रीन मिस हरा, ब्लू का मतलब नीला, वायलेट का मतलब हो गया बैगनी, ग्रे मतलब धूसर रंग बोलते हैं या मटमैला, व्हाइट का मतलब हो गया सफेद। यही रंग की आपको प्रतिरोध में पट्टियां मिलेगी। बीबी राय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैविंग वेरी गुड वाइफ, इसी रंग का पट्टियां मिलेगी।
अब याद रखिएगा जो अभी आपको बतलाया गया कि जो 4 कलर बैंड मिलेंगे उस कलर बैंड का काम क्या था। तो फर्स्ट कलर बैंड, सेकंड, थर्ड, ये तीनों जो है फर्स्ट कलर बैंड, सेकंड, थर्ड, ये क्या होता है, शुरू होता है कलर बैंड जो है वो 0 से। तो याद रखना 0 ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक 9। सेकंड में भी जाएंगे सेम मिलेगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक 9। अब थर्ड कलर बैंड में जाओगे तो ये गुणांक के रूप में है, तो ले लो 10 टू पावर 0, 10 के पावर 1, 10 के पावर 2, 10 के पावर 3, 10 के पावर 4, 10 के पावर 5, 10 के पावर 6, 10 के पावर 7, 10 के पावर 8, 10 के पावर 9। और चौथा कलर बैंड में याद रखिएगा इसमें आपको हो सकता है कि सिल्वर रंग का मिले, चांदी तो प्लस माइनस 5%, आपको गोल्ड मिलता है तो याद रखिएगा प्लस माइनस 10%, आपको इसमें से 9 कलर मिलता है कोई कलर नहीं तो याद रखिएगा प्लस माइनस 20%। ये बतलाता है कि प्रतिरोध का जो क्वालिटी है वो कितना अच्छा है। अगर किसी प्रतिरोध में 20% की अशुद्धियां हैं तो वो एक्चुअली में चल रहा है खराब है। अगर 10% की अशुद्धियां हैं तो चलो भाई थोड़ा मोड़ा ठीक है। अगर मात्र 5% की अशुद्धियां हैं तो बहुत अच्छा है, अति उत्तम प्रतिरोध होगा वो। अब देखिए क्वेश्चन कैसे सोल्व कर लेते हैं इस पे। तो इस पे अभी क्वेश्चन आपको मिला था कि अगर मान लिया जाए पहला रेड, दूसरा मान लो येलो, तीसरा को मान लो ग्रीन और चौथा मान लो कि ये आपका सिल्वर रंग में दे दिया, इसका वैल्यू कैसे फाइंड करोगे। तो याद रखना है काले रंग की पहली पट्टी कितनी 0, काले रंग की पहली पट्टी कितनी 0, भूरे रंग की पहली पट्टी पे 1, लाल का रंग कोड कितना आया 2, नारंगी कितना है 3, पीला कितना 4, हरा कितना 5, नीला कितना 6, बैगनी 7 मिल रहा। धूसर रंग जो है ग्रे 8 मिल गया, व्हाइट का रंग 9 मिल गया। अब इस पे देखिए यहाँ पर पहला रंग है रेड, तो क्या मिल गया पहला रंग है रेड, तो रेड का निकालिए, रेड का डिजिट कितना, तो हम बोले हैं पहला दूसरा मिला के सिग्निफिकेंट डिजिट सार्थक अंक बना लो। तो पहला का लाल, लाल में मिला 2, 2 लिख लो। दूसरा येलो, येलो का मिला 4, 4 लिख लो, बन गया 24। तीसरा को ले चलो गुना में, गुना कर लेंगे। चौथा में है ग्रीन, ग्रीन का है 5, तो 10 के पावर 5 यहां से लेना है, 10 के पावर 5 प्लस माइनस सिल्वर का आ रहा है 5%, तो प्लस माइनस आ गया 5%, ये आ गया हमारा वैल्यू। और रेजिस्टेंस का यूनिट होती है ओम, तो इतना ओम हो जाएगा आपका आंसर। तो ये प्रतिरोध वाले टर्म में सीख लिए। अब इसी में आपका आता है आगे आपका धारा वाला चैप्टर में पढ़ना है बैटरी, क्या पढ़ना है सेल, सेल का पढ़ना है विद्युत वाहक बल कि किसी सेल में इकाई धारा चालू रखने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे उस सेल के विद्युत वाहक बल कहते हैं। किसी सेल में इकाई धारा चालू रखने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे उस सेल की क्या कहते हैं, विद्युत वाहक बल कहते हैं। ये तो आपको कंप्लीट हो गया। किसी सेल में इकाई धारा जारी रखने के लिए जितनी क्या चीज का ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे उस सेल की विद्युत वाहक बल कहते हैं। तो अब टर्म देखिए यहां पर आगे देखना है अब क्या, बैटरी, बैटरी में जो होता है अभी बोला गया है कि किसी सेल से इकाई धारा जारी रखने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होता है उसे क्या कहते हैं, उस सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं, ईएमएफ कहते हैं। अब देखिए बैटरी से क्या होता है, धारा प्रवाहित होता है तो एक बाहर में हम लोग बल्ब लगा लेते हैं तो ये उसकी बिजली को प्रवाह को रोक रहा है, तो ये बाहरी प्रतिरोध का काम कर रहा है। और एक बैटरी के अंदर, एक बैटरी के अंदर जो है धारा के मान को नियंत्रित करके रखता है जिसे हम लोग उसका आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। तो सेल के आंतरिक प्रतिरोध के छोटा आर और बाहरी प्रतिरोध को बड़ा आर द्वारा सूचित करते हैं, और दोनों प्रतिरोध का काम वही है, धारा के मान को क्या करना, कम करना। अब आगे देखेंगे कि अब जो आता है विद्युत वाहक बल क्या आता है। तो याद रखेंगे कि सेल का जो विद्युत वाहक बल होता है
वो क्या होता है, E बराबर V प्लस आई आर, मतलब धारा और प्रतिरोध का जो गुणनफल है ये विद्युत वाहक बल बन गया और ये इसका आंतरिक प्रतिरोध बन गया। यदि कहता है कि इससे बाहर में कोई बल्ब जुड़ा ना हो, अर्थात धारा का प्रवाह है जो नहीं होगा। जब धारा का प्रवाह नहीं होगा तो ये हो जाएगा जीरो। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जीरो। और जब जीरो हो जाएगा तो बचेगा सिर्फ आई आर, और आई आर बराबर होता है भी, तो ई जो है ये भी के बराबर होगा। इसीलिए विद्युत वाहक बल का जो मात्रक है वो विभव के बराबर हो जाएगा। याद रखेंगे, विद्युत वाहक बल एक ऊर्जा के रूप में होता है, लेकिन अगर मात्रक पूछता है तो याद रखेंगे ये वोल्टेज के बराबर, अर्थात विभव जो आ रहा है वोल्ट के बराबर ही होगा। विद्युत वाहक बल का बीमा आपसे पूछेगा तो जो बीमा हम विभव का निकाले हैं कार्य बट्टा आवेश करके, वही बीमा हमारा विद्युत वाहक बल का भी निकलेगा। ये बात तो आपको क्लियर हो गया। अब देखिए सेल जो होता है इसको एक केमिस्ट्री में भी चैप्टर पढ़ना है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वैद्युत रसायन। अब वहां पर पूछता है कि धारा का प्रवाह जो है किसके कारण होता है, तो उसमें होता है आयन, यहाँ हो जाता है इलेक्ट्रॉन। अब उसमें भी है और इसमें भी है, जो ए पॉइंट है ये दोनों के लिए कॉमन है। क्वेश्चन आता है कि कौन प्राथमिक सेल है, कौन द्वितीयक सेल है, कौन प्राइमरी सेल है, कौन सेकेंडरी सेल है। तो ऐसे सेल जो सीधे आपको क्या करता है, रसायन ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में कन्वर्टिंग कर रहा है, वो कहला रहा है प्राथमिक सेल। इसको हम लोग ड्राई सेल या लैक्लांसेस सेल जो है वो प्राथमिक सेल का उदाहरण है। ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है आपको, लैक्लांसेस सेल है प्राथमिक सेल, द्वितीयक दोनों इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है सूखा सेल और लैक्लांसेस सेल जो है ये प्राथमिक सेल, प्राथमिक बैटरी का उदाहरण है। दूसरा जो आपका आता है लेड संचायक। लेड संचायक ये करता है पहले विद्युत ऊर्जा लेता है, फिर रसायन ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। ये क्या कर रहा है, पहले विद्युत ऊर्जा ले रहा है, अंदर के रसायन को वैद्युत अपघट्य के द्वारा आयन में तोड़ता है और फिर से ये विद्युत ऊर्जा देता है। यह बार बार चार्ज किया जा सकता है। ये हो गया सेकेंडरी सेल। और एक बार भी चार्ज ना हो, जब बैटरी खत्म, उसकी लाइफ खत्म, वो हो गया आपका ड्राई सेल, प्राथमिक सेल। अब समझना है बाबू सेल का संयोजन। सेल का संयोजन भी जो है टू टाइप्स का होता है, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। श्रेणी क्रम सेल का संयोजन में क्या मिलता है, तो याद रखेंगे जब सेल को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो जो समतुल्य धारा का क्वेश्चन पूछ सकता है कि सेल को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य धारा का मान क्या होता है। तो जब सेल अनेक सेल श्रेणी क्रम में जुड़ जाएंगे तो धारा जो है, हम लोग पढ़े हैं ओम का नियम में कि V बराबर जब आई आर होता है तो धारा पूछ रहा है तो I बराबर V बट्टा R होगा। और विद्युत वाहक बल कहता है कि जब अनेक सेल जुड़े हैं तो ये जो है वो NE के बराबर हो जाएगा, और जो प्रतिरोध है वो बाहरी प्रतिरोध अर्थात I बराबर NE अनेक विद्युत वाहक बल हो गया, और प्रतिरोध बाहरी प्रतिरोध IR और आंतरिक प्रतिरोध जो है IR का ये क्या हो जाएगा, तो N टर्म जुड़े हैं तो यहां से NR बटा में क्या हो जाएगा, ये R सिर्फ है तो ये NR और आंतरिक प्रतिरोध E बल के बड़ा हो जाता है। तो सिंपल सा याद रखना है कि जो समतुल्य मिलेगा आपका इस सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य धारा का मान क्या होता है, तो NE बट्टा N R प्लस में कैपिटल R कर लीजिएगा। दूसरा आता है, क्या आता है इसमें देखिए ये R आपका कैपिटल जो है सिंगल है, समांतर में जुड़ जाएगा तो NE तो रहेगा लेकिन यहाँ आ जाएगा NR प्लस में R। ये टर्म को ध्यान देना है। ये जो है आंतरिक प्रतिरोध अगर सिंगल आपको है छूटा हुआ डिवाइड में तो ये समझ लीजिए समांतर क्रम में है। यदि आंतरिक प्रतिरोध N टर्म में जुटा हुआ है तो ये समझ लीजिए श्रेणी क्रम में है। तो ये सेल का मुख्य बातें हैं। अब इसी सेल में पढ़े होंगे कि जब आपको कह रहा है कि धातु को परावर्तित विद्युतीय क्षेत्र से जोड़ देते थे, जब धातु को परावर्तित विद्युतीय क्षेत्र से जोड़ देते थे तो धातु में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन है वो अल्प समय के लिए त्वरित हो जाता था। जब धातु को परावर्तित विद्युतीय क्षेत्र से जोड़ देते थे तो धातु में उपस्थित
इलेक्ट्रॉन अल्प समय के लिए त्वरित होता था, जिससे इलेक्ट्रॉनों की वेग में वृद्धि हो जाती थी, जिस वेग को अपवाह वेग कहते हैं। और अपवाह वेग में आपका फिगर अगर बनाना चाहेंगे तो फिगर इस प्रकार से आ जाएगा कि एक परावर्तित विद्युतीय क्षेत्र से जोड़ दिया और इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ का जो गैपिंग है इसको रिलेक्शन टाइम टॉर्क टी से सूचित किया जाता है। और यहाँ से मिल जाएगा आपको Vd, इससे जो धारा जाएगा और इसके जो वेग में जब इसको त्वरित करेगा, धक्का देगा, तो इससे इसके वेग में जो वृद्धि होगी, इसी वृद्धि को कह रहे हैं अपवाह वेग, और इसे Vd द्वारा सूचित किया जाता है। और Vd बराबर होता है E बटा m, याद रखिएगा Vd बराबर E बटा में m होता है। आगे इसी क्वेश्चन में मिलेगा, इसी चैप्टर में, विद्युत वाले चैप्टर में ही है आपका मीटर ब्रिज और विभव मापी। मीटर ब्रिज क्वेश्चन पूछेगा, मीटर ब्रिज की सहायता से क्या ज्ञात करते हैं? तो मीटर ब्रिज की सहायता से अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात किया जाता है। और मीटर ब्रिज में जो अज्ञात प्रतिरोध निकालने का सूत्र है वो आपको आता है एस बराबर R इंटू 100 माइनस एल बट्टा एल। एस बराबर R इंटू 100 माइनस एल बट्टा एल। ये मीटर ब्रिज में अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र होता है। दूसरा आता है विभव मापी। विभव मापी की सहायता से विभवांतर और आंतरिक प्रतिरोध भी ज्ञात करते हैं। विभव मापी की सहायता से आंतरिक प्रतिरोध भी ज्ञात किया जाता है, याद रखेंगे। और विभव मापी जो है उसका विभवांतर है वो चालक के तार के लंबाई के समानुपाती होता है, इसीलिए भी समानुपाती एल होता है। अब इसमें एक क्वेश्चन और बनता है आपका कि मीटर ब्रिज में या विभव मापी में जो तार होता है वो किसका बना होता है? मीटर ब्रिज में या विभव मापी में तार किसका बना होता है? तो याद रखेंगे मीटर ब्रिज में या विभव मापी में जो तार है वो मैग्नीन या कॉन्स्टेंटन का बना होता है। मैग्नीन या कॉन्स्टेंटन, ये आपको याद रहेगा। मीटर ब्रिज का जो तार है वो मैग्नीन या कॉन्स्टेंटन का बना होता है। अब वह भी क्लियर हो गया। आगे आपको आता है इसी में किरचॉफ का जो नियम पढ़े थे हम लोग, क्या पढ़े थे कि जो धारा के लिए, ठीक है, बंद परिपथ और खुला परिपथ जो मिला था, किसी संधि पर आने वाली धारा जो है वो जाने वाली धारा के बराबर होती है। आने वाली जो धारा है और जाने वाली धारा बराबर होती है। जैसे जंक्शन ले लिया और यहाँ पर ये पॉइंट ले लिए कि ये आने वाली धारा हो गया, ये जाने वाली धारा है ए बी सी डी ई। तो कर लेंगे कि ए प्लस बी बराबर सी प्लस डी प्लस ई, और इसका बीजगणितीय योग करोगे तो क्या मिल जाएगा? माइनस सी माइनस डी माइनस ई बराबर 0। और इस सब धारा का योग है तो योग को, बीजगणितीय योग को सिग्मा से, और धारा अगर है तो आई से, और इक्वल टू 0 आ गया। यही है किरचॉफ का प्रथम नियम। और प्रथम नियम जो है ये कहता है जितना आवेश आया है उतना ही आवेश चला गया, तो क्या संरक्षित है? तो आवेश का न तो हानि हुआ है और न लाभ, आपका जितना था उतना ही है। तो क्या संरक्षित रह गया? तो आवेश संरक्षित रह गया। याद रखेंगे किरचॉफ के प्रथम नियम में क्या संरक्षित रहता है? आवेश संरक्षित रहता है। किरचॉफ का प्रथम नियम किसके संरक्षण पे कार्य करता है? तो आवेश संरक्षण पर काम करता है। दूसरा इसमें बोला गया कि द्वितीय नियम में, जिसे बंद परिपथ का नियम या लूप लॉ बोला गया था, या इसी को वोल्टेज लॉ बोला गया था, जिसमें बतलाया गया कि बंद परिपथ में धारा और प्रतिरोध का जो गुणनफल है, बंद परिपथ में धारा और प्रतिरोध का जो गुणनफल है वो विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। जैसे R1 R2, यहाँ से धारा I1, यहाँ से I2, ये हो गया, यहाँ से धारा I जाती है, तो धारा और प्रतिरोध का गुणनफल अर्थात I1 R1 प्लस I2 R2 जो बराबर होगा वो विद्युत वाहक बल के होगा। इसी को जब बीजगणितीय करते हैं तो इसी टर्म को लिखा जाता है सिग्मा आई आर बराबर ई, जिसको हम लोग किरचॉफ का द्वितीय नियम बोलते हैं। और इसमें जो आपका है ये इसी वोल्टेज के बराबर होता है, तो सिग्मा आई आर बराबर भी। और ये जो है किस पर आधारित होता है? किरचॉफ का द्वितीय नियम में क्या संरक्षित रहता है?
तो इसमें जो विद्युत वाहक बल है वो ऊर्जा रूपी है, अर्थात इसमें ऊर्जा संरक्षित रहता है। तो अर्थात किरचॉफ का जो दूसरा नियम है वो ऊर्जा संरक्षण पे काम करता है। इसी को उपयोग करते हुए एक क्वेश्चन आता है व्हीट स्टोन ब्रिज। व्हीट स्टोन ब्रिज, इसे भी आप याद रखेंगे। व्हीट स्टोन ब्रिज की सहायता से, व्हीट स्टोन ब्रिज की सहायता से क्या ज्ञात करते हैं? तो याद रखिएगा, व्हीट स्टोन ब्रिज की सहायता से क्या करते हैं? अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करते हैं। अब इसमें भी आपको रहेगा, फिगर इस प्रकार से दे देगा कि 4 गो रेजिस्टेंस आपको दे दिया, बीच में गैल्वेनोमीटर डाल देगा, इस प्रकार ये कनेक्ट कर दिया। अब यहां से आ गया, इस बैटरी से कनेक्ट हो गया, ये आ गया व्हीट स्टोन ब्रिज। यदि रेजिस्टेंस पी क्यू आर एस है तो इसमें याद रखेंगे कि पी क्यू आर एस, इसका जो गणितीय रूप आता है व्हीट स्टोन ब्रिज का, वो मिलता है P बटा क्यू बराबर आर बटा में एस। क्या मिलता है? P बटा क्यू बराबर आर बटा में एस। अब यहां से आप समझ लीजिए कि यदि इसको 4 ओम दे दिया, इसे 8 ओम दे दिया, अब इसे 6 ओम देता है, पूछेगा आर का मान क्या होगा? आर का मान क्या होगा? तो देखिए P बटा क्यू बराबर आर बटा एस, P बटा क्यू बराबर आर बटा एस, अर्थात P एस आपस में मल्टीप्लाई होगा और क्यू आर आपस में मल्टीप्लाई होगा। P एस अर्थात इसका गुणांक और इसका गुणांक जो है आपस में बराबर हो जाएगा। तो निकाल लीजिए, 6 चौका 24, तो के तिया 24, यहाँ से आ जाएगा। तो 8 में कितना से करेंगे? तो 8 तिया 24, यहाँ से आ जाएगा। इसका आर का जो मान होगा वो 3 ओम आंसर हो जाएगा। इसी चैप्टर में आपका आता है लास्ट क्वेश्चन, आपका है सीबेक प्रभाव और पेल्टियर प्रभाव। धारा में आपका जो है क्या मिल रहा है? सीबेक प्रभाव और पेल्टियर प्रभाव। सीबेक प्रभाव क्या होता है और पेल्टियर प्रभाव क्या होता है? और इसी में एक प्रभाव और आता है थॉमसन प्रभाव। क्या आता है? एक आता है थॉमसन इफेक्ट क्या होता है? तो इस टर्म में भी आपको सीखना है। इस प्रभाव पे 3 क्वेश्चन आपको याद रखना है, सीबेक, पेल्टियर और थॉमसन। सीबेक, पेल्टियर और थॉमसन। सीबेक प्रभाव, पेल्टियर प्रभाव और क्या है? थॉमसन प्रभाव। अब सीख लीजिए सीबेक का है, पेल्टियर प्रभाव क्या है। कहता है कि जब 2 भिन्न भिन्न तार को हम लोग लेते हैं, जो 2 भिन्न भिन्न तार को लेते हैं, जैसे कॉपर के ले लिए, एल्युमिनियम को, और इसके दोनों छोर को जोड़ देते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ताप युग्म। ताप युग्म कहा जाता है। इस पॉइंट को हम लोग थर्मोकपल कहते हैं। थर्मोकपल क्या कहते हैं? जब 2 भिन्न भिन्न तार को क्या कर लेते हैं, आपस में जोड़ बिंदु को जोड़ देते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? ताप युग्म कहते हैं, थर्मोकपल कहते हैं। और इसमें क्या करता है कि गैल्वेनोमीटर लगा लेता है। अब कहता है कि एक सिरा को जब गर्म करते हैं और दूसरे सिरे को जब ठंडा करते हैं, एक तरफ हीट रख दिए और दूसरे तरफ आइस रख दिए, तो इससे क्या होता है? इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होने लगता है और गैल्वेनोमीटर में विक्षेपण शुरू हो जाता है। तो इसी को बोलते हैं सीबेक प्रभाव, कि जब 2 भिन्न भिन्न तार को आपस में जोड़ देते हैं तो उस जोड़ बिंदु को ताप युग्म कहते हैं। और जब एक ताप युग्म को गर्म करते हैं तथा दूसरे ताप युग्म को ठंडा करते हैं, तो तार से धारा प्रवाहित होने लगती है, जिस प्रभाव को सीबेक प्रभाव कहते हैं। और इसी के व्युत्क्रम है आपका पेल्टियर प्रभाव, कि जब 2 भिन्न भिन्न तार को आपस में जोड़ देते हैं, क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। जब 2 भिन्न भिन्न तार को जोड़ देते हैं तो जोड़ बिंदु को क्या कहते हैं? ताप युग्म कहते हैं। जब तार से धारा प्रवाहित किया जाता है तो एक सिरा गर्म होने लगता है और दूसरा सिरा ठंडा होने लगता है, जिस प्रभाव को पेल्टियर प्रभाव कहते हैं। याद रहेगा कि जब 2 तार के छोर को आपस में जोड़ देते हैं तो उस जोड़ बिंदु को ताप युग्म कहते हैं। जब तार से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उस तार से क्या होता है? एक ताप युग्म गर्म होने लगता है और दूसरा ताप युग्म ठंडा होने लगता है, जिस प्रभाव को हम लोग पेल्टियर प्रभाव कहते हैं। अगला है थॉमसन प्रभाव। अगला आपका आता है थॉमसन प्रभाव। तो इस टर्म को भी आपको सीखते हुए चलना है। ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। कौन सा? थॉमसन प्रभाव। ये क्या कहता है कि जब किसी तार को क्या कर रहा है, या चालक को
एक सिरों को गर्म करते हैं और दूसरे सिरों को ठंडा करते हैं। एक सिरों को गर्म करते हैं और दूसरे सिरों को ठंडा करते हैं, याद रखिए। और जब धारा का प्रवाह यदि गर्म से ठंडा की ओर करते हैं, गर्म से ठंडा की ओर करते हैं, धारा का प्रवाह गर्म से ठंडा की ओर, तो ठंडे वाला भाग ऊष्मा का उत्सर्जन करता है, ऊष्मा उत्सर्जन करता है। और जब धारा का प्रवाह ठंडा से गर्म की ओर करते हैं, तो ठंडा वाला जो भाग है ऊष्मा ग्रहण करता है, जिस प्रभाव को थॉमसन प्रभाव कहते हैं, जिस प्रभाव को थॉमसन प्रभाव कहते हैं। ये आपको क्लियर हो गया। अब जो टॉपिक है आपका अल्टरनेटिंग करंट का बच गया। कौन सा? अल्टरनेटिंग करंट का। इस वीडियो को लास्ट तक बने रहिए, आपको शॉर्ट रिवीजन हो रहा है। इस वीडियो को लास्ट टर्म तक बने रहिए आप। तो चलते चलते सीख लेंगे प्रत्यावर्ती धारा का कॉन्सेप्ट हम लोग। प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा अल्टरनेटिंग करंट में आपका इंपॉर्टेंट है। ये भी टॉपिक आपको एक डिटेल फॉर्म में दिया जाएगा। अभी देखते हैं चलते चलते जितना ऑब्जेक्टिव बन चुके हैं हम बनाते हैं। अब पढ़े होंगे प्रत्यावर्ती धारा किसे कहते हैं? वैसी धारा जिसका मान और दिशा जो दोनों है समय के साथ बदलते रहता है। वैसी धारा जिसका मान और दिशा दोनों समय के साथ बदलते रहता है क्या कहलाता है? प्रत्यावर्ती धारा कहलाता है। अब इसमें जो इसका ग्राफ देखे होंगे वो इस प्रकार से आता है कि अल्टरनेटिंग करंट का जो ग्राफ है एक्चुअल में साइन जो थीटा का ग्राफ मैथ में पढ़े होंगे उसी के समान होता है। प्रत्यावर्ती धारा का जो समीकरण होता है दोस्तों क्या मिल जाता है? आई बराबर आई नोट साइन ओमेगा टी। क्या मिल जाता है? आई बराबर आई नोट साइन ओमेगा टी। और पढ़ना इसमें डीसी जो डायरेक्ट करंट होती है वैसी धारा जिसका मान समय के साथ तो बदलता है लेकिन दिशाएं कोई परिवर्तित नहीं होती है, डायरेक्शन में नॉट चेंजिंग, दैट इज कॉल्ड डीसी करंट, जिसे हम लोग दिष्ट धारा कहते हैं। अब इसमें टॉपिक में आता है कि जब हम लोग लिख दिए प्रत्यावर्ती धारा आई बराबर आई नोट साइन ओमेगा टी, तो इसमें क्या क्या पॉइंट मिल रहा है इस टर्म को समझना। इस टॉपिक पर एक क्वेश्चन आपको रहता है, क्या है आपका? आई बराबर आई नोट साइन ओमेगा टी। तो ये जो आपका है आई तो हो गया धारा, ये जो है ये कहलाता है शिखर मान। क्या कहलाता है? शिखर मान। ये जो ओमेगा है ये कहलाता है कोणीय वेग। और ओमेगा बराबर याद रखिएगा, ओमेगा बराबर होता है 2 पाई एन। ओमेगा बराबर क्या होता है प्रत्यावर्ती धारा समीकरण में? ओमेगा बराबर 2 पाई एन और एन बराबर होता है 1/t। और इसी आवर्त काल को हम लोग जो एन है वो आ गया अब आवृत्ति, जिसे हम लोग फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अब जिससे क्वेश्चन आप पर उस पर दे देता है कि यदि प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण आई बराबर 100 साइन 200 पाई टी है तो प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितनी होगी? यदि प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण आई बराबर 100 साइन 200 पाई टी है तो प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति क्या होगी? तो देखेंगे तो अब यहां से हो गया आई नोट का तुलना ये हो गया, ओमेगा का तुलना 200 पाई हो गया। अगर पूछे कि शिखर मान कितना होगा तो याद रखेंगे शिखर मान 100 एम्पियर हो जाएगा। आवृत्ति पूछा तो ओमेगा बराबर दे रखा 200 पाई, ओमेगा बराबर होता है 2 पाई, एन बराबर 200 पाई, पाई से पाई कैंसिल और 2 से हो जाएगा 100, इसीलिए आवृत्ति जो है वो हो जाएगी 100 हर्ट्ज के बराबर। यहां तक क्लियर हो गया। अब इसी में आता है प्रत्यावर्ती धारा का जो ग्राफ आपके पास है, इसमें हम लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं कि प्रत्यावर्ती धारा के एक चक्कर में जो औसत मान होता है उसका व्यंजक क्या होगा? औसत मान। औसत मान कैसे निकालते हैं तो याद रखेंगे प्रत्यावर्ती धारा के जो कह रहा है कुल धारा और कुल समय के जो अनुपात होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? औसत धारा कहते हैं। प्रत्यावर्ती धारा में कुल धारा और कुल समय के अनुपात को क्या कहते हैं? प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान या मध्य मान कहते हैं। इसे आई एवरेज बराबर क्या मिलता है? इंटीग्रल आई dt बट्टा इंटीग्रल dt हो जाती है। अब यहाँ पर समझना है कि यदि एक चक्कर में आधे चक्कर में अगर जाता है कि प्रत्यावर्ती धारा का अगर ग्राफ लेते हैं तो यहाँ से आपका यहाँ तक आधे चक्कर होता है, यहाँ से आ जाते इस पॉइंट तक तो हो जाता है एक चक्कर। याद रखेंगे और एक चक्कर जब घूमते हैं तो इस लाइन पे जो है साइन थीटा का पूरा वैल्यू 0 होता है। साइन 0 0 180 जाओगे 0 और यहाँ पर आ जाओगे 360 तो ये भी हो जाएगा 0। क्लियर है? तो इस लाइन पे
540 पे जाओगे जीरो, तो इस लाइन पे जो भी है तो जीरो, तो यहाँ पर आता है तो धारा का जो मान है वो शून्य हो जाती है। अब आधे चक्कर में जो धारा का मान है, आधे चक्कर में जो धारा का मान है आई एवरेज जो होती है औसत मान, वो निकलता है 2I0 बट्टा पाई। याद रखेंगे प्रत्यावर्ती धारा के आधे चक्कर के लिए, प्रत्यावर्ती धारा के आधे चक्कर के लिए औसत मान क्या होता है, प्रत्यावर्ती धारा के आधे चक्कर के लिए औसत मान क्या होता है, तो आपको याद रखना है 2I0 बट्टा पाई, ये आपको याद रहेगा। आगे आपको कहता है कि इसमें आता है, आपका पढ़े होंगे कि यदि परिपथ में धारा का प्रवाह में जो बाधा उत्पन्न होता है उसे हम लोग प्रतिरोध कहते हैं। यदि परिपथ में धारा का प्रवाह में जो बाधा उत्पन्न होता है तो उसे क्या कहते हैं बाबू, प्रतिरोध। प्रतिरोध को R द्वारा सूचित करते हैं। ऐसी हम लोग पढ़े थे कि यदि चालक को क्या करते हैं, चालक तार पर तांबे की कुंडली लपेट दी जाती है, इस चालक पे किसी लोहे की चालक पे, एल्युमिनियम की चालक पे तांबे की कुंडली लपेट जाती है तो उसे परिनालिका कहते हैं, इसी को कुंडली कहते हैं। तार को लपेट देते हैं तो कुंडली, और याद रखेंगे कुंडली को L से सूचित करते हैं, कुंडली को L से, और संधारित्र को C से, आवेश को Q से, विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण को P से, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को M से सूचित किया जाता है। ये सब छोटी छोटी पॉइंट को याद रखेंगे। अब कहता है कि यदि कुंडली से धारा प्रवाह होता है, इसमें धारा में जो बाधा उत्पन्न होता है उसको कहते हैं प्रतिघात। या याद रखना है, केवल संधारित्र या केवल कुंडली से धारा के प्रवाह में जो बाधा उत्पन्न करता है उसे क्या कहते हैं, प्रतिघात कहते हैं। और यदि आपके पास दोनों है, कुंडली और संधारित्र को होने पर धारा का प्रवाह में जो बाधा उत्पन्न करता है उसे प्रतिबाधा कहते हैं, और प्रतिबाधा को Z से सूचित करते हैं और प्रतिघात को X से। अब कुंडली का प्रतिघात जो है वो एक्सेल हो जाएगा, और एक्सेल बराबर याद रखेगा L इंटू ओमेगा। ओमेगा क्या होता है, ये होता है कोणीय वेग, और इस पर पढ़े ओमेगा बराबर 2πn, इसमें अर्थात जो फेरों की संख्या होगी वो कह रहा है 2πn। दूसरा याद रखना है आपका जो मिलेगा संधारित्र के लिए XC बराबर क्या मिल जाएगा, 1 बट्टा ओमेगा C। XC बराबर क्या मिल जाएगा, 1 बट्टा ओमेगा C। एक्सेल बराबर क्या जा रहा है, L इंटू ओमेगा। एक्सेल बराबर L इंटू ओमेगा। XC बराबर क्या मिलेगा, 1 बट्टा ओमेगा C। ये दो पॉइंट आपको याद रखना है। प्रत्यावर्ती धारा परपथ में जो रेजोनेंस होता है, अनुनाद होता है, वो कितना होता है, तो ओमेगा बराबर 1 बट्टा अंडर रूट LC होता है। ओमेगा बराबर 1 बट्टा अंडर रूट LC होता है। आवृत्ति कितनी होती है, तो याद रखिएगा आवृत्ति 1 बट्टा 2 पाई अंडर रूट LC के रूप में भी होती है, 1 बट्टा 2 पाई अंडर रूट LC के रूप में होती है। याद रखिएगा जिसमें प्रेरक लग गया, प्रेरण लग गया, उसका मात्रक अगर पूछ दे विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, स्वाप प्रेरण, अन्योय प्रेरण, कोई भी प्रेरण पूछ दे, प्रेरण जिसमें मात्रक लगल हो उसका मात्रक पूछे, याद रखिएगा हेनरी। क्या रखिएगा, हेनरी या वेबर प्रति एम्पियर बराबर होती है हेनरी। तो जिसमें प्रेरण लग गया बंधु तो उसका मात्रक क्या रखियो, हेनरी। क्या हो जाएगी, हेनरी। अब याद रखिएगा आगे क्वेश्चन आता है शक्ति गुणांक पावर फैक्टर से, एक होता है कलांतर से। शक्ति गुणांक क्या होता है, वास्तविक शक्ति और आभासी शक्ति का जो रेशियो होता है उसी को शक्ति गुणांक कहते हैं। वास्तविक शक्ति और आभासी शक्ति का जो होता है रेशियो, इसी को हम लोग शक्ति गुणांक कहते हैं। और वास्तविक शक्ति और आभासी शक्ति क्या होता है इसे थोड़ी सी समझ लीजिए। जैसे जो होता है प्रत्यावर्ती धारा का जो वर्ग माध्यम मूल मान होता है IRMS, वो होता है I बराबर I0 बट्टा रूट 2। I बराबर क्या मिल जाता है, I0 बट्टा में रूट 2 मिलता है। IRMS बराबर क्या मिल जाता है, I0 बट्टा रूट 2। तो I0 बराबर IRMS गुने रूट 2। ये भी समीकरण को आप याद रखिएगा, I0 बराबर IRMS गुने रूट 2 या IRMS बराबर I0 बट्टा में रूट 2 आपको याद रखना है। ये दो फॉर्म याद रखना है। यही कह रहा है आपको, क्या कहता है कि जो धारा है ये आपका महत्तम मानाता है कि प्रत्यावर्ती धारा के एक चक्कर में धारा का जो मान है 2 बार अधिकतम हो जाता है, जिसे प्रत्यावर्ती धारा का महत्तम मान या शिखर मान, या इसी को हम लोग पिक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट के नाम से जानते हैं। क्या कह रहा है, प्रत्यावर्ती धारा के एक चक्कर के लिए 1 साइकिल में जो है धारा का जो मान है, वैल्यू है, वो 2 कंडीशन में क्या कर रहा है, 2 बाइस मैक्सिमम हो रहा है, जिसको हम लोग पिक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। क्या कहते हैं, शिखर मान कहते हैं। और ये जो कह रहा है कि अगर इसमें जो है शिखर मान का क्या होता है, ये रूट 2 अनुपात में चला जाता है, कौन सा, वर्ग माध्य मूल मान। और इसी जो आपका आ रहा है कि रियल मान जो है I बराबर I बट्टा, और ये जो IRMS आएगा इसी के अनुपात को हम लोग शक्ति गुणांक कहते हैं।
अब कहता है कि यदि केवल परिपथ में प्रतिरोध लगा हो तो शक्ति गुणांक का मान क्या होगा। यदि परिपथ में केवल प्रतिरोध लगा हो तो शक्ति गुणांक का मान क्या होगा। याद रखिएगा, यदि परिपथ में केवल प्रतिरोध लगा हो तो शक्ति गुणांक का मान जो है वो 1 हो जाएगा। यदि परिपथ में केवल प्रतिरोध हो तो शक्ति गुणांक का मान क्या होगा, 1 होगा। याद रखिएगा, यदि परिपथ में केवल प्रतिरोध हो तो कलांतर क्या होगा, फेज डिफरेंस कितना होगा, तो कलांतर जो है वो 0 हो जाएगा। कलांतर कितना होगा, 0। प्रत्यावर्ती धारा में आपको याद रखना है, प्रत्यावर्ती धारा में यदि केवल कुंडली लगा हो, केवल कुंडली लगा हो, यदि सर्किट में केवल कुंडली लगा हो तो कहता है जो शक्ति गुणांक है वो शक्ति गुणांक कितना होगा, तो शक्ति गुणांक जो है कुंडली के रहने पर 0। शक्ति गुणांक क्या मिल रहा है, शक्ति गुणांक होती है 0। शक्ति गुणांक क्या हो जाती है, 0। केवल कुंडली के रहने पर शक्ति गुणांक क्या होता है, 0। और कलांतर का मान क्या हो जाता है, कलांतर जो है बाबू वो हो जाता है π/2। जो आपका फेज डिफरेंस है वो कितना मिलता है, π/2। यदि केवल कैपेसिटर होती है, केवल संधारित्र होती है तो शक्ति गुणांक जो है वो होता है 0। शक्ति गुणांक क्या होता है, 0। शक्ति गुणांक क्या मिल जाएगा, 0। कब, जब केवल संधारित्र हो तो 0, केवल कुंडली हो तो 0, और फेज डिफरेंस दोनों कंडीशन में क्या मिल जाएगा, π/2। याद रखेंगे, केवल कुंडली के रहने पर, केवल संधारित्र के रहने पर शक्ति गुणांक का मान 0 और फेज डिफरेंस कलांतर का मान π/2। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, खोज के धुड़ के इसे मारिएगा। आगे कहता है यदि परिपथ में, यदि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में कुंडली भी हो और आपका कैपेसिटर भी हो, कुंडली भी हो संधारित्र भी हो, तो शक्ति गुणांक का जो मान है, पावर फैक्टर जो है वो कितना हो जाएगा, वो -1 होगा और कलांतर जो होगा वो पाई हो जाएगा, अर्थात 180 डिग्री हो जाएगा। यदि आपका परिपथ में कुंडली भी हो और रेजिस्टेंस भी लगा हो तो शक्ति गुणांक R/Z होता है। Z क्या है, प्रतिबाधा। Z क्या है, प्रतिबाधा। क्या है बाबू, प्रतिबाधा। अब कहता है कि ए आ गया L, ए आ गया R। एलर परिपथ में प्रतिबाधा कितनी होती है, तो Z बराबर यहाँ पर बतलाया गया है, Z बराबर होता है R² प्लस में XL का स्क्वायर, R² प्लस XL का स्क्वायर। आगे कहता है यदि परिपथ में कुंडली आपका प्रतिरोध हो, कैपेसिटर हो तो शक्ति गुणांक R/Z होगा और R/Z का मान क्या होगा, प्रतिबाधा R² XC² हो जाएगा। LCR परिपथ में, LCR परिपथ में प्रतिबाधा का मान क्या होता है, शक्ति गुणांक का मान तो वही रह जाएगा तीनों कंडीशन में, R/Z। Z जो है प्रतिबाधा जो है वो चेंज हो रही है, तो Z कितना होगा, LCR परिपथ में प्रतिबाधा Z बराबर कितना हो जाएगा, तो याद रखिएगा √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर होता है। ये आपको याद रखना है। लास्ट में चलते चलते कहा गया है, मत सोचो कि तेरा सपना क्यों पूरा नहीं होता, मत सोचो कि तेरा सपना क्यों पूरा नहीं होता, हिम्मत वालों का इरादा कभी अधूरा नहीं होता। मत सोचो कि तेरा सपना क्यों पूरा नहीं होता, हिम्मत वालों का इरादा कभी अधूरा नहीं होता। जिस इंसान के होते हैं अच्छे कर्म उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता। एक पंक्ति और है, किस्मत में लिखी हर मुश्किल टल जाती है, किस्मत में लिखी हर मुश्किल टल जाती है, यदि हो बुलंद हौसले तो मंजिल मिल ही जाती है। सिर उठाकर यदि आसमान को देखोगे बार बार तो गगन छूने की प्रेरणा मिल ही जाती है, मिल ही जाती है। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, हैव ए नाइस जर्नी फॉर योर वर्ड। क्लियर है। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।